ओके, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट किया था और डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोगों ने ओडी को टच किया था और ओडी में हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को स्टडी किया था और उसके बाद हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के दो मेथड्स पढ़ने थे, जिनमें से एक हमने आयलर मेथड को डिस्कस कर लिया था और अब हमारा एक और मेथड है विच इज़ RK4 मेथड। ठीक है, आरके मेथड ये शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम होता है रंगे कट्टा मेथड। इट्स रंगे कट्टा। ठीक है, और 4 जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर 4 को। ऑर्डर 4 का मतलब क्या है कि ये आपको ऑर्डर 4 तक की एक्यूरेसी जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो आयलर मेथड है उसका हम कंपैरिजन देखेंगे इसके मेथड के साथ कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्यों इसको प्रेफर किया जाता है, आयलर को इतना अच्छा क्यों नहीं समझा जाता, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, वर्किंग रूल में सबसे पहला क्या करना है, आपने कंसिडर करनी है ओडी। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है, पहला काम ये है उसको चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी है या पार्शियल है। ठीक है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। सो सेकंड चीज़, आपको इनिशियल कंडीशन दी जाएगी। ऑब्वियसली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का हम मेथड पढ़ रहे हैं तो इनिशियल कंडीशन तो होगी। तो जब आपको इनिशियल कंडीशन दी जाती है तो उसमें से आपने अपना एक्स नॉट और वाई नॉट एज एन इनिशियल गेसेस उस कंडीशन में से एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने एन को चूज करना है, एन अगर नहीं गिवन तब। एन को कैसे चूज करना है कल का मेथड में भी एक्सप्लेन किया था, आज दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। एन को चूज करना जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज एन रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस को, कि आपने कितनी आइट्रेशंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर आप एन जो है वो ठीक नहीं चूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी आइट्रेशन कम ज़्यादा भी हो सकती है और आपने जिस रेंज को हिट करना है जाके आप उसको हिट भी नहीं कर पाओगे। तो ये एक थोड़ा सा ना देख के करने वाली चीज़ है। उसके बाद आता है एच। एच अगर आपको गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन तो आपने इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट करना है। अब इसमें दो चीजें हैं, समटाइम्स क्वेश्चन में आपको एच प्रोवाइड कर दिया जाता है, अगर एच प्रोवाइड कर दिया जाए तो उससे आप एन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और अगर एन दे दिया जाए तो एच को भी फाइंड आउट कर सकते हो। मसला वहां पर आता है जहां पर आपको दोनों चीजें नहीं दी जाती। उसके बाद आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक्स एन की। एक्स एन आपके पास कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसमें अब जिस तरह से जो भी वेरिएबल्स आपके क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, टी यूज हो रहा है, एक्स यूज हो रहा है, एस यूज हो रहा है, कुछ भी, तो वो आप फाइंड आउट करते हो। और इसके लिए वही फार्मूलाज है, अगर आपने एक्स वन फाइंड आउट करना है तो एक्स नॉट प्लस एच, एक्स टू फाइंड आउट करना है तो एक्स नॉट प्लस टू एच, और इसी तरह से एक्स थ्री फाइंड आउट करना है तो एक्स नॉट प्लस थ्री एच एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से आप वैल्यू सारी इवेल्युएट करोगे। उसके बाद बात आती है आर के फोर फॉर्मूला की। अब आपने इसको इवेलुएट कैसे करना है। आर के फोर का फॉर्मूला है ये वाई एन प्लस वन विच इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस वन ओवर सिक्स के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री एंड प्लस के फोर। ये केस क्या है इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एन। अगर आपको याद हो तो हमने आयलर मेथड में मैंने आपको कहा था कि वाई एन इज इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन है और आगे कोई फॉर्मूला था कंप्लीट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हमने एन को स्टार्ट किया था तो एन को हमने स्टार्ट किया था वन से। क्यों वन से स्टार्ट किया था, बिकॉज अगर इस जगह पे आप एन को वन पुट करोगे तो आपकी फर्स्ट वैल्यू आएगी, और अगर आप एन को जीरो से स्टार्ट करते इस केस में तो आपके पास पहला जो आता वो वाई जीरो आता, और वाई जीरो तो ऑलरेडी हमें पता था। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एन इज इक्वल टू वन से स्टार्ट किया था। अब इस केस में आपके पास है n प्लस वन। अगर आप यहाँ पर n को वन रखते हो तो आपके पास आएगी अप्रोक्सीमेशन y2। तो y1 तो आपने फाइंड ही नहीं की, तो हमारे पास तो y नॉट मौजूद होती है, y1 से हमने फाइंड आउट करनी होती है। सो इस केस में आपने n को रखना है जीरो, जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो को आप लोग फर्स्ट जो है वो आइट्रेशन कंसिडर करोगे, और जब आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली y1 आ जाएगा। अब तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह वाला फार्मूला यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप एन को चूज करते हो। अगर आपके पास यहाँ पर एन प्लस वन है तो आप यहाँ पर वो रखोगे एन इज इक्वल्स टू जीरो रखोगे, और अगर आप ये एन वाला फार्मूला यूज करना चाहते हो तो फिर आप एन को वन रखोगे, फिर आप जीरो नहीं रख सकते हो, क्योंकि जीरो पे तो ऑलरेडी आपको इनिशियल में वाई नॉट और एक्स नॉट की वैल्यूज दी जाती है, तो उसको आप दोबारा से तो नहीं फाइंड आउट करेंगे ना। तो ये एक बिग डिफरेंस है। अब बात करते हैं इन केस के वैल्यूज की। अब ये जो केस हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सेपरेट फार्मूलाज हैं। वो फार्मूलाज क्या हैं, K1 आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है, दिस इज K1 इज इक्वल्स टू एच एफ एक्स एन कॉमा वाई एन। ठीक है, अब यहाँ पर n जो है उसको आप अपनी मर्जी से वेरी करोगे, जो भी आइट्रेशंस परफॉर्म कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपने n को यहाँ पे वेरिएट करना है।
इसको यूज करके आप अपना K1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद K2 आता है, K2 इज इक्वल्स टू HF XN प्लस H बाय 2 YN प्लस K1 बाय 2। ये K1 आप लोग पिक करोगे यहाँ से, और H X N बाकी सारी वही है, N आप लोगों को जो भी आप यूज कर रहे हो आइट्रेशन में वही आप यहाँ पे रख के इसको चेंज करोगे। उसके बाद आता है K3 HF XN, यहाँ करोगे ये वाली, और बाकी सारी n को आप जो भी n की वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस करके अपनी वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। देन आता है जी K4। K4 में भी सेम उसी तरह का प्रोसीजर आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो ये जो 4 केस हैं इनकी वैल्यूज को पहले आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इनको फाइंड आउट करने के बाद जो आपका मेन फॉर्मूला है उसके अंदर आप लोगों ने इसको जाके सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाके आपके पास एक y1 की यानी एक आइट्रेशन की वैल्यू इवेलुएट होगी। अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट कंफर्टेबल है ये वाला फॉर्मूला यूज करने में जो मैंने आपको बताया था, तो उस केस में आप लोग अगर यहाँ पर चेंज ला रहे हो तो यहाँ पर भी जहां जहां पे xn और yn है उसको आप रिप्लेस करोगे n-1 से, ठीक है। यानी सिर्फ यहाँ चेंज नहीं आएगा बल्कि यहाँ इन चारों वैल्यूज में भी चेंज आएगा। तो बजाय इसके कि उन चक्रों में पड़े रहें कि कहाँ पे n-1 करना है, कहाँ पे वो करना है, तो जो फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर यूज करवा रही हूँ इसको आप लोग एज इट इज ही मेमोराइज कर लें। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको RK4 मेथड में एक आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए टोटल 5 फार्मूलाज लगाने पड़ेंगे, उनकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और उनकी कैलकुलेशंस करने के बाद फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा वो एक आपके पास y1 का आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 पहले हम लोग देखते हैं, ये न्यू एग्जाम्पल है, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वो एरर एनालिसिस को जाके चेक करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आपको कहा गया है दैट यूज RK मेथड ऑफ ऑर्डर 4। अब उसके बाद आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको एक कंडीशन दे दी गई है। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि ये अब इनिशियल कंडीशन है या नहीं, हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब हम बाद में देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, x इज इक्वल्स टू 0.2 एंड x इज इक्वल्स टू 0.4। अब जब आपको x के 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो यहाँ से अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपका पहला पॉइंट 0 है x का, देन 0.2 है, देन 0.4 है, तो ऑब्वियसली ये आपके पास इनिशियल कंडीशन ही बनती है। अब आपसे इन्होंने पूछा क्या है कि अब आपने RK4 मेथड लगाना है इन दोनों पॉइंट्स में, यानी आपको 0 से 0.2 पे जंप करना है, देन 0.4 पे जंप करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप n और h अपना किस तरह से यूज करेंगे। अगर इन्होंने हमें एक पॉइंट दिया होता तो हम अपने ईज के अकॉर्डिंग एक ही आइट्रेशन में 0 से 4 तक जंप कर जाते, लेकिन इन्होंने हमें 0.2 का भी कहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग वेट नहीं करेंगे बल्कि हम लोग 2 में जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हम एक दफ़ा 0.2 पे जंप करें और एक दफ़ा 0.4 पे जंप करें। तो 0.2 पे जंप करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे n इज इक्वल्स टू 0, और 0.4 पे जंप करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे n इज इक्वल्स टू 1, और तब जाके हम लोग 2 आइट्रेशंस के बाद अपने फाइनल बाउंड्री को हिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं n को यूज करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको यहाँ से चेंज कर लें, इस फॉर्मेट में कर लें, क्योंकि इस फॉर्मेट में करेंगे तो फार्मूला में चेंज करना ज़रा आसान हो जाता है, वरना अगर इस फॉर्मेट में हो तो ज़रा कंफ्यूजन ही रहती है, तो ये आपकी आसानी के लिए है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने किया यूँ है कि मेरे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, और मुझे यहाँ से यहाँ तक इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैंने इसको A कंसिडर कर लिया है, इसको B कंसिडर कर लिया है, और n को 1 ले लिया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास n इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। क्योंकि मैं ये 2 पॉइंट्स ले रही हूँ तो इन दोनों पॉइंट्स में जो गैप है वो 1 का आता है। अब आप लोग जो पुराना मेथड यूज कर रहे हो, जिस तरह से अगर आप इसको लिखना चाहो रेंज में, तो आपके पास आता है इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको कंसिडर करोगे A, इसको कंसिडर करोगे B, और n जो है वो क्या कंसिडर करोगे 2, ठीक है। यहाँ से 2 में ब्रेक करना है ना आपने, तो n आपके पास हो जाएगा 2। तो अगर आप उस तरह से h की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, वो भी ठीक है, ठीक है। ये ज़रा इजी है क्योंकि आप इसी को फॉलो कर रहे हो तो आप इसी को फॉलो कर सकते हो, बट अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जो इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं वो आपको x नॉट और y नॉट दी गई हैं। यहाँ से हम इनिशियल कंडीशन दी गई है, वहाँ से x नॉट और y नॉट की वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है। यहाँ पर x नॉट की वैल्यू आपको गिवन थी, y नॉट की भी गिवन थी, x1 की हमने फाइंड कर ली और x2 की फाइंड कर ली, यानी 0 से 0.2 पे हिट करेंगे और फिर 0.4 पे।
उसके बाद हमें दो ही आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। यहाँ पर हम n को रखेंगे 0 और यहाँ पर हम n को रखेंगे 1। ठीक है, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट सोल्यूशन और एरर कैलकुलेट करने का नहीं कहा गया, तो हम सिंपल ही इसके ऊपर जो है RK4 मेथड जो है वो अप्लाई करके इसको छोड़ देंगे। ओके जी, अब आप लोगों ने अप्लाई करना है RK4 मेथड। सो ये मेरे पास फार्मूला है, जनरल फार्मूला हमने लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग n को रखेंगे 0। जब आप n को रखोगे 0 तो यहाँ पर आपके पास आएगा y1, यहाँ पर आपके पास आएगा y0, बाकी एज इट इज ही आपके पास रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम k के फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उस वक्त हम केस के फार्मूला में भी n को 0 पुट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने k को रखना है यहाँ पे k1 का फार्मूला लिखना है। यहाँ पर xn था, yn था, n को हमने 0 रखा। अब ये जो आपके पास फंक्शन मौजूद है, इस फंक्शन को आप लोगों ने ओडी को चेंज करना है इस फंक्शन में। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोग यहाँ पर अपने k1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे विच इज 0.2। इसी तरह से हमने k1 को फाइंड आउट करना है, सॉरी k2 को फाइंड आउट करना है। k2 को फाइंड आउट करने के लिए भी हमने जहाँ पर n था उसको हमने 0 पुट किया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0, इसकी जगह पे भी वैल्यू डाली, यहाँ पे भी वैल्यू डाली। ये आपकी k1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर h की और यहाँ पर भी h की, बाकी 2 और 2 है। इसको अब आप सिंप्लीफाई करोगे, 0.1 और 1.1 आ गया। अब आप इसको अपनी ओडी में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर अब आपने एक स्टेप लिखना है जो मैंने नहीं लिखा, इस तरह से करके नॉट नॉट प्लस x नॉट स्क्वायर f। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से वैल्यूज पुट करें ताकि मिस्टेक्स ना हो। ओके, सो यहाँ से अब आपने k2 की वैल्यू इवेलुएट कर ली है विच इज 0.19672। ये करने के बाद अब आप प्रोसीड करेंगे k3 पे। k3 पे जहाँ पर n था वहाँ पर हमने 0 को रखा है, सो यहाँ पर x नॉट और y नॉट आ गया है। इसमें भी अब आपने अपनी वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास ये 0 था, ये 1 है। h k2 की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। इसको अब आप अपनी ओडी में रखेंगे। ओडी में रखने के बाद आपने इसको करना है सिंप्लीफाई। इस पूरे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास k3 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अगेन k4 है, n को रखेंगे आप 0। 0 रखने के बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, k3 की वैल्यू आ गई और h की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा k4 का। अब ये है तो ये हमने जहाँ जहाँ पे x नॉट था वहाँ पे हमने इसको रखा और जहाँ जहाँ पे y नॉट था वहाँ पर हमने 1.1867 को रखा। अब यहाँ तक मैंने सिर्फ और सिर्फ k1, k2, k3, k4 इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। और इनकी जो मैंने वैल्यूज फाइंड आउट किया है, कहीं पे आपने देखा होगा 4 डेसिमल की हैं, कहीं पे 5 डेसिमल की हैं, इस तरह से करके मैंने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। तो इसमें अगर आप लोग k1, k2, k3, k4 जो भी आपको डेसिमल की एक्यूरेसी या कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर की एक्यूरेसी का कहा, एक्यूरेसी कह रही हूँ, आंसर का बोला जाता है, तो आप इसको उससे ज़्यादा एक डिजिट ज़्यादा में ट्रंकेट कर लें सारी k की वैल्यूज़ को, और फाइनल आंसर जो आपका y1 का आएगा उसमें आप लोग उसको लिख दें। अब ये जितनी भी आपने केस की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, इसको अब आप पुट करेंगे अपने इस फार्मूला के अंदर। दिस इज y1, y नॉट। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो यहाँ पे y नॉट 1 है, देन 1/6 है, देन k1 0.2 था, देन 2 मल्टीप्लाई बाय k2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय k3 एंड देन फाइनली k4। तो यहाँ पर y1 जो है ये मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके आंसर यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ तक अब आपकी एक आइट्रेशन पूरी हो चुकी है। ठीक है, सो एक आइट्रेशन पूरी होने का मतलब ये है कि y ऑफ 0.2 को हमने हिट कर दिया है। हम 0 से 0.2 पे पहुंच गए हैं। अब एक और स्टेप हमारा और है और हम अपने 0.4 को हिट कर जाएंगे नेक्स्ट आइट्रेशन पे। अब हम लोग रखेंगे n को 1। अब जब आप n को रखोगे 1 तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा yn+1 था, तो यहाँ पे y2 और यहाँ पे yn था, तो यहाँ पे y1 आ गया। अब आप लोगों ने करना क्या है, अगेन k1, k2, k3, k4 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सो k1 की वैल्यू ये थी, जहां जहां पे n था वहां वहां पे हमने 1 को रिप्लेस किया है। रिप्लेस करने के बाद आप अपनी ये सारी वैल्यूज डालेंगे अपने जो ओडी थी उसके अंदर। रिप्लेस करने के बाद आपने इसको 2 के साथ ये जो h है इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो अब आपके पास k1 का आंसर आ जाएगा जो कि मैंने लिख दिया है। देन k2 है, k2 के लिए भी जहां पर n था वहां पर हम लोगों ने 1 को रखा है। 1 को रखने के बाद सिंपली आपने वैल्यूज इसके अंदर रिप्लेस करनी होती हैं। यहाँ पर x1 0.2 है, h आपके पास 0.2 है, देन y1 है, देन k1 है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा k2। अब देन k3 है, k3 में भी उसी तरह से जहां पे n था वहां पे हमने 1 को रिप्लेस किया है।
बाकी सारी वैल्यूज़ को हमने पुट किया है। पुट करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके अपनी ओडी में पुट करेंगे। ओडी में पुट करने के बाद यहाँ पर आपने फाइनल आंसर लिख देना है विच इज़ K3 एंड K4 आता है। K4 में अगेन जहाँ जहाँ n था वहाँ पे 1 रिप्लेस किया, वैल्यूज अपनी जगह पे फिक्स की। फिक्स करने के बाद सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपने उसके बाद अपनी ओडी में पुट करना है। ओडी में पुट करने के बाद आपने फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेना है सिंप्लीफाई करके विच इज K4। अब यहाँ तक जब K4 तक की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, अब जो मेन फॉर्मूला है हमारा हम उसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर y1 ये आपकी पिछली वैल्यू जो फाइंड की थी वो है। ये K1, K2, K3, K4 ये सारी अभी फ्रेश वैल्यूज हैं इस आइट्रेशन की। इन सारों को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे और ये जो आंसर आपका आया है ये आपका आया है 0.4 पे। तो सबसे पहले 0 से 0.2 पे हिट किया, देन 0.2 से 0.4 पे हिट किया। सो इस तरह से हम लोगों ने n को यहाँ पे रखा 0, यहाँ पे 1 और टोटली अगर हम इसको काउंट करें तो n इज इक्वल्स टू 2 में 2 स्टेप्स में हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक हम अपने मेथड को ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा अगर आपसे एग्जैक्ट सोल्यूशन या एरर को कैलकुलेट करने का पूछा जाता तो आपको ऑब्वियसली या तो एरर का टेबल एग्जैक्ट वैल्यूज दी जाती, अगर ना भी दी जाती तो एग्जैक्ट सोल्यूशन दिया जाता। सो वहाँ पे आप पुट करके एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल के अपना एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल 2 की तरफ आते हैं। ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये आयलर मेथड में, इसी एग्जाम्पल को अब हम RK4 मेथड से करेंगे और इसका एरर एनालिसिस करेंगे कि जिसमें हमने कहा था कि आयलर मेथड आपके पास एक अनस्टेबल मेथड है और RK उससे बेहतर है। तो उन दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि RK4 बेहतर है, जबकि ऑन द अदर हैंड हम देखें तो आयलर मेथड में फॉर्मूला एक ही है और अगर आपको 10 आइट्रेशन भी करनी पड़ती हैं तो शायद आप इजीली कर सको। लेकिन RK4 में अगर 2 आइट्रेशन भी आप करते हो तो इसका मतलब कि 10 दफ़ा आपने फार्मूला लगाना है, तो बात तो एक ही है। तो इसमें कम आइट्रेशंस हैं और उसमें ज़्यादा आइट्रेशंस करके अगर हम एक्यूरेसी कर सकते हैं तो आखिर इसमें डिफरेंस क्या है, ऐसा हम RK4 की तरफ जाते क्यों हैं बेसिकली, ठीक है, आयलर को इतना अवॉइड क्यों करते हैं। तो उसको अभी हम इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी ओडी को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है, रेंज आपको गिवन है, आपको पता है कि एन और एच कैसे फाइंड आउट करना है। ये बिल्कुल कल वाली ही एग्जांपल है। एन हमें दिया हुआ था 10 तो हमने वही यूज किया है। स्टेप एच को हमने स्टेप साइज फाइंड आउट कर लिया है विच इज 0.2, सेम वही स्टेप साइज है। देन आपके पास ये कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है, यहाँ से हमने टी नॉट और वाई नॉट की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हम बनाएंगे टेबल। टेबल बनाने से ये आप लोगों के पास T1 की वैल्यूज हैं, सॉरी Tn की वैल्यूज हैं। यहाँ पर जगह नहीं थी, मैंने लिखा नहीं है। दिस इज T1 एंड दिस इज T नॉट एंड अप टू सो ऑन टू Tn। ठीक है, ये वो वैल्यूज हैं जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे RK4 मेथड से। ये वो वैल्यूज हैं जो आप लोगों ने एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको गिवन है वहां से आपने एग्जैक्ट वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। जैसे हमने कल फाइंड आउट की थी आज भी वैसे ही करेंगे। मैंने एज इट इज उठा ली हैं, फिर भी मैं आपको एक दफा बता दूंगी कि हमने किस तरह से फाइंड आउट की थी। उसके बाद एरर है आपके पास, तो एरर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड। तो हम इसका एरर एनालिसिस भी करेंगे। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम ये है कि हमने RK4 मेथड जो है वो लगाना है इन सारे पॉइंट्स पे। तो अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हैं। एन को पहले मैंने पुट किया है 1, एन को रखेंगे 1। तो अब K1 की वैल्यूज K2, K3, K4 ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, फिर इस फॉर्मूले में डालनी है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड आउट कर रही हूँ। उसके बाद N2, N3, N4, N5 ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। N5 को रख के ये सारी की सारी आपके पास वैल्यूज आ गई। देन हम लोगों ने करना है 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो अब ये सारी Y10 तक आपके पास वैल्यूज आ गई और ये सारी वैल्यूज हैं RK4 मेथड की। अब ये जो RK4 की वैल्यूज हैं इसको आपने डालना है अपने टेबल में। उसके साथ जो हमने एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट की थी ये आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन था और ये सारी एग्जैक्ट वैल्यूज हम लोगों ने निकाली थी। ये वही कल वाली वैल्यूज हैं जो आयलर मेथड के लिए निकाली थी। सिंपल T1 को हमने पुट किया है, T2, T3, T4, T5 5 वैल्यूज ये वाली हो गई एंड देन T6, 7, 8, 9 एंड 10 तक 5 वैल्यूज ये वाली होगी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब इन सारी वैल्यूज को आपने उठा के पुट करना है अपने फॉर्मूला टेबल के अंदर। अब ये आपके पास Tn का कॉलम है, ये Yn जो आपने RK4 से फाइंड आउट किया जो आपका अप्रोक्सीमेटेड आंसर है, ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज हैं जो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन से हमने फाइंड आउट की।
अब हमने कैलकुलेट करना है एरर। फर्स्ट केस में आपने एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड किया, आपके पास 0 आया। देन नेक्स्ट केस में आपके पास 5 डेसिमल यानी 5 जीरोस हैं, उसके बाद एरर इन्वॉल्व हो रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 4 डेसिमल एरर इन्वॉल्व हो रहा है, 4 डेसिमल तक की एक्यूरेसी है। देन 4 की है, 4 4 4 4 4 4 ओके। 8 स्टेप 10 T9 तक आपके पास 4 की एक्यूरेसी मेंटेन है। T10 पे जाके आपके पास 3 डेसिमल की एक्यूरेसी आ जाती है। अगर हम इसका एनालिसिस करें, ये आयलर मेथड है जो हमने आयलर में एरर फाइंड आउट किया था सेम, और ये आपके पास आरके है जो हमने अभी किया। अगर आप इसको डाउन द कॉलम देखें तो आपके पास ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका इंक्रीजिंग रेट ज्यादा है, इसका इंक्रीजिंग रेट कम है। कैसे? यहाँ पर आपको 1 डीपी तक जो है वो एक्यूरेसी मिल रही है, यहाँ पे आपको 5 डीपी तक एक्यूरेसी मिल रही है। देन यहाँ पर भी 1 तक मिल रही है, देन 1 तक मिल रही है, यानी 3 तक आपको 1 तक एक्यूरेसी मिली। उसके बाद आपका एरर 0 पॉइंट समथिंग पे आ गया, जो कि बहुत ज्यादा एरर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका यहाँ से इस कॉलम से लेके सेकंड लास्ट तक आपका 4 डीपी तक जो है वो आपको एक्यूरेसी देता है, और यहाँ पे जाके 3 डीपी पे आपको एक्यूरेसी मिलती है। ठीक है, सेम स्टेप साइज था, सेम आपके पास एन की वैल्यूज थी, सेम आपके पास क्वेश्चन था, सारा डेटा सेम था, लेकिन तो इसकी वजह से हम लोग आयलर मेथड को कहते हैं कि ये आपके पास एक अनस्टेबल मेथड है, और RK4 आपके पास एक स्टेबल मेथड है। एरर तो इसमें इंक्रीज होता है, लेकिन आराम से इंक्रीज होता है। इतना है कि अगर आप इसमें स्टेप साइज छोटा भी ले लें तो आपका एरर जो है वो, सॉरी, स्टेप साइज बड़ा भी ले लें तो आपका एरर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, एक तो ये स्टेबल मेथड है, RK4 मेथड ये है। और न्यूमेरिकल टेक्निक्स लगाने का पर्पस यही होता है कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनको हम लोग एग्जैक्ट आंसर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, न्यूमेरिकल की तरफ हम जाते ही तब हैं कि उनके हम आंसर्स फाइंड आउट कर सके, लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल मेथड लगाएं जिसमें एरर आपके पास कम से कम हो। तो जब हमारे पास एरर कम आ रहा हो, तो उस केस में अगर आपके पास टाइम कंजम्पशन ज़्यादा है या स्पेस कंजम्पशन ज़्यादा है पीसीस की, तो उस चीज़ पे हम लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन एरर पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो आयलर मेथड है, इसमें मैंने आपको बोला था कि आप लोगों ने स्टेप साइज जो है वो बहुत छोटा नहीं लेना, क्योंकि आपने बाय हैंड कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो RK4 में अगर यहाँ पर आप ये 10 आइट्रेशंस करें और RK4 की पहली 2 आइट्रेशंस करें तो ये बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि पहली 2 आइट्रेशन में आपको 10 दफ़ा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, 10 फार्मूलाज लगाने पड़ेंगे, और इसमें आप 10 टाइम्स भी करें तो है। बट RK4 मेथड में मैं यही कहूंगी कि आपको जो स्टेप साइज दिया जाता है, आपको हमेशा, आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको स्टेप साइज भी गिवन होगा और आपको एक रेंज भी दी जाएगी। तो उस स्टेप साइज के अकॉर्डिंग आपने अपनी रेंज को ब्रेक करना होता है। ठीक है, कि अगर आपको लेट अस सपोज कि आपको एक स्टेप साइज दिया जा रहा है 0 से लेके 1 तक, ठीक है, और आपको स्टेप साइज दे दिया जाता है 0.25। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि 0 से 1 तक जब स्टेप साइज 0.25 आ रहा है तो आपका जो ब्रेक होगा ये इंटरवल, ये 4 यानी 4 हिस्सों में ब्रेक होगा। तो 4 हिस्सों में ब्रेक करने का मतलब है कि आपने 4 टाइम्स इसके ऊपर RK4 मेथड लगाना है, यानी n आपका ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके आपने प्रोसीड करना है। अब अगर आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको रेंज दे दी जाए और स्टेप साइज दे दिया जाए, अगर आपको स्टेप साइज दे दिया गया है फिर तो आप बाउंड है, आपने उसी को ही फॉलो करना है। अब वो कितने में ब्रेक होता है ये डिपेंड करता है। बट अगर आपको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी तो आप लोग कोशिश ये करें कि एक ही स्टेप में अपने बाउंड्री को हिट करें। जैसे अगर 0 से लेके 1 तक जा रहा है, 0 से लेके 2 तक जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे जो लेंगे स्टेप साइज वो ऐसा लें कि आप एक ही दफ़ा में 0 से लेके 2 को रीच कर लें, यानी एक ही दफ़ा एक ही आइट्रेशन आपको करनी पड़े। ठीक है, बट अमूमन इस केस में RK4 के मेथड में मैं स्टेप साइज और n की वैल्यू दे देती होती हूँ ताकि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो और वो ज़्यादा आइट्रेशन करके अपना टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, बट अगर नहीं दी जाती तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। अच्छा, एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज ये है कि ये सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड किस तरह से है कि आपको इसमें कोई डेरिवेटिव वगैरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज़ इजी टू इम्प्लीमेंट है, आप इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है तो आपको डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन मांग ली जाए, और डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन की
बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह का कोई भी रूल इसके अंदर नहीं है, सिंपल फार्मूलाज हैं, सिंपल वैल्यूज हैं जो आपने एज इट इज उठा के अपनी जगह पे पुट करनी है। एंड ऑब्वियसली इट इज अ स्टेबल मेथड, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिसएडवांटेजेस में दे रिक्वायर सिग्निफिकेंटली मोर कंप्यूटेशन टाइम, वही बात है कि अगर आप स्टेप साइज छोटा लोगे आपकी एक्यूरेसी और अच्छी आएगी, लेकिन उसमें आपका जो कंप्यूटेशन टाइम होता है उसकी स्पेस वो भी इंक्रीज हो जाएगा और जो कंप्यूटर की स्पेस है वो भी आपको चाहिए होगी। तो जब हमारे पास एक्यूरेसी अच्छी आ रही हो तो हम इस तरह की चीज़ों पे अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते होते हैं कि आपके पास अच्छा पीसी हो या आपका कंप्यूटेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाए, पूरा पूरा दिन भी ले लेते हैं कोड रन होने में, तो हम इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन हम एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते।